मान गए हो? अच्छा, आप स्टूडेंट्स को यकीन याद है हम जैसे चैप्टर 2 के अंदर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स पढ़ रहे हैं, और बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के हवाले से भी आपको याद होगा हमने एक डेफिनेशन बायोकेमिस्ट्री की प्रीवियसली पढ़ी थी। द स्टडी ऑफ बायोकेमिकल बेसिस ऑफ लाइफ इज कॉल्ड एज बायोकेमिस्ट्री। और उसके बाद हमने केमिकल कंपोजिशन ऑफ लाइक जो सेल के हवाले से, जिससे हमने देखा कि protoplasm is commonly called as the living matter of the cell. The exact nature of protoplasm is not known, but one thing is clear कि 70 to 90% वाटर है। 70 to 90% वाटर को evaporate करने के बाद the remaining is called as the dry weight of the cell. Dry weight of the cell इसकी chemical analysis की जा सकती है। जब chemical analysis पता की गई तो हमें ये मालूम हुआ, साइंटिस्ट को ये मालूम हुआ कि उसमें क्या है, ऐसे कंपाउंड्स हैं विच आर प्रोड्यूस्ड बाय द लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड एज बायोमॉलिक्यूल्स। और आपने ये भी नोट किया था बायोमॉलिक्यूल्स में 6 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो बायोमॉलिक्यूल्स के 98% बनाते हैं। बायोमॉलिक्यूल का 98% इज प्रोड्यूस्ड बाय 6 एलिमेंट्स। कौन से? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको एक एग्जाम्पल है ग्लूकोज, जिसका फार्मूला है C6H12O6। तो यानी इसमें कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मौजूद है। तो इसी तरह से बायोमॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनका 98% ये 6 एलिमेंट्स होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड सल्फर, जिनकी हमने लाइक एक चार्ट भी आखिर में बनाया था कि उनका परसेंटेज क्या है, हर एक लाइक एलिमेंट का रोल क्या है, फंक्शन क्या है, वो भी हमने नोट किया। तो आज इस तरह से हम एक एनदर टेबुलेटेड चार्ट पे जाएंगे, नेक्स्ट पेज पे मौजूद है, यकीनन मौजूद है। तो उसमें एक बैक्टीरियल सेल है, एक मेमेलियन सेल है, एक बैक्टीरियल सेल है, एक मेमेलियन सेल है। उसमें आप केमिकल कंपोजिशन देखें, जैसे हमारी आज की हेडिंग है केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल इन परसेंटेज। सबसे पहले जैसे अगर मेमेलियन सेल में देखा जाए तो 70% वाटर है। वाटर के बाद इस तरह से 18% प्रोटीन है, 4% कार्बोहाइड्रेट्स है, 3% कार्बोहाइड्रेट के बाद लिपिड्स है, उसके बाद डीएनए का परसेंटेज 0.25, आरएनए का परसेंटेज आरएनए 1.10, अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स 2%, इनऑर्गेनिक आयंस 1%। तो इसी तरह से एक पूरी लिस्ट मौजूद है, एक मैमेलियन सेल की है और अनदर जो है बैक्टीरियल सेल की है। तो ये जस्ट लिस्ट की लाइक जो फिगर है या परसेंटेज है आपको एग्जैक्टली मेमोराइज करने हैं, बिल्कुल याद करना है। बट इसमें जो सवाल होता है वो इस तरह से है कि इसमें आप जैसे देखिए सबसे ज्यादा कंपोनेंट का परसेंटेज सबसे ज्यादा किसका है, आप जवाब देंगे टाइप की सूरत में। सबसे ज्यादा परसेंटेज मैमेलियन सेल में किसका है? सबसे ज्यादा वाटर का है। एग्जैक्टली आपने बिल्कुल सही जवाब दिया, 70% वाटर है। इसी तरह से अगर आपसे एक सवाल पूछा जाए सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड सबसे ज्यादा कौन सा है? ऑर्गेनिक, अगर ऑर्गेनिक मैमेलियन सेल के अंदर बताएंगे आप, जवाब दें। ऑर्गेनिक कंपाउंड सबसे ज्यादा कौन सा है जी? प्रोटीन्स हैं। अगर जिससे आपसे पूछा जाए द मोस्ट, इसमें सवाल होता है द मोस्ट एबंडेंट कंपोनेंट, तो हम यकीनन कहेंगे कि मोस्ट एबंडेंट तो वाटर है। अगर सवाल हो द मोस्ट एबंडेंट, एबंडेंट की मीनिंग ज्यादा तादाद में, मिकदार में। ऑर्गेनिक कंपोनेंट, ऑर्गेनिक तो यकीनन प्रोटीन होगा। अगर सिर्फ ये सवाल स्टेटमेंट आइदर जनरल स्टेटमेंट है, आप ये पढ़ें कि एबंडेंट कंपोनेंट ओवरऑल पूछी गई है या एबंडेंट ऑर्गेनिक कंपोनेंट कौन सा है, तो इसी तरह से आप नोट करेंगे। सबसे पहले स्टेटमेंट को आप केयरफुली रीड करेंगे, एबंडेंट ऑर्गेनिक कंपोनेंट यकीनन जो होगा वो प्रोटीन होगा। और इसी तरह से अगर आप जैसे देखिए ओवरऑल जो एबंडेंट है वो क्या है, दैट इज द वाटर। परसेंटेज क्या है मेमेलियन सेल के अंदर, जैसे आपने देखा मेमेलियन सेल के अंदर 70%, और इसी तरह से बैक्टीरियल सेल में भी वाटर 70% है, बट प्रोटीन का फर्क है, प्रोटीन 20% है और वो थोड़े से कम है, 18% है। तो इसी तरह से आप एक टेबुलेटेड चार्ट की पूरी लिस्ट है 15%, तो ये लिस्ट आप याद करेंगे।
जैसे मैमेलियन सेल की अगेन दोबारा से आप जैसे देखें 17, 18, 4, 3.251% या हम नोट करें, इसमें आप जैसे कंपेयर भी कर लें, जैसे नोट भी कर लें, जिस तरह से एक बैक्टीरियल सेल है और एक है मैमेलियन सेल है। जैसे एक बैक्टीरियल सेल चार्ट को किस तरह से आप याद करेंगे, एक बैक्टीरियल सेल है, एक है मैमेलियन सेल यानी मैमल्स का सेल। तो उसमें सबसे ज्यादा जो कंपोनेंट है दैट इज द वाटर। उसमें बैक्टीरियल सेल में भी 70% है, मैमेलियन सेल में भी 70% है। उसके बाद आप प्रोटीन सबसे ज्यादा है, प्रोटीन 18%, मैमेलियन सेल के अंदर 15%, बैक्टीरियल सेल के अंदर। प्रोटीन के बाद कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स में आप जिस देखेंगे 3% कार्बोहाइड्रेट्स हैं। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट के बाद लिपिड्स हैं, लिपिड्स के बाद डीएनए, डीएनए के बाद जिस तरह से आरएनए, ये न्यूक्लिक एसिड है, डीएनए एंड आरएनए आर द न्यूक्लिक एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड है। उसके बाद दो और भी कंपोनेंट्स हैं, अदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, अदर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक भी हैं। तो इसी तरह से आप यकीनन जो आप नोट करेंगे तो डीएनए 0.25, आरएनए 1.10 और ये 2% होंगे यकीनन। तो इसी तरह से ये जो आप याद करेंगे तो कार्बोहाइड्रेट, बैक्टीरियल सेल, ये भी आप नोट करेंगे, ठीक है। 315 के बाद 3216, 321, आरएनए ज्यादा है, आरएनए ज्यादा परसेंट है, बाकी ये 2% सेम है। इसी तरह से ये 1% सेम है, 1% भी सेम है। तो ये देखिए ये दोनों सेम है, इसमें सेम है। और जैसे आरएनए का देखिए कंसंट्रेशन, आरएनए जो है किसमें ज्यादा, आरएनए जो है बैक्टीरियल सेल में आरएनए 6% है, मैमेलियन सेल में कम है, 1.1% है। इसी तरह से ये देखिए ये दोनों सेम है। और इसी तरह से कार्बोहाइड्रेट ये थोड़ा सा फर्क है, यकीनन आप ये पॉइंट्स आप नोट करेंगे। 4% है, सॉरी 4% है कार्बोहाइड्रेट, ये थोड़ी सी 4%। अंडरस्टैंड। तो इसी तरह से आप याद करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। 3% लिपिड है, क्या गलती हो रही है? 3%, 3% परसेंटेज में 17, 18, 4, 3.25, 1.10, 2%, 1%, 17, 15, 3, 2, 1, 6, 2 and 1%। बहरहाल ये आप लिस्ट याद करेंगे। द मोस्ट एबेंडेंट, जैसे आपने देखा, द मोस्ट एबेंडेंट दैट इज द वाटर, मोस्ट एबेंडेंट ऑर्गेनिक जब करेंगे तो प्रोटीन है। ऑर्गेनिक को हम कैसे डिफाइन करते हैं? जैसे आपने पढ़ा है कि ऑर्गेनिक बेसिक एलिमेंट कार्बन हो कोवेलेंटली बॉन्डेड विद हाइड्रोजन। जैसे आपने शुगर का फार्मूला भी नोट किया, C6H12O6, जिस तरह से इसमें आप देखिए कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है। तो इसी तरह से जो बेसिक एलिमेंट कार्बन कोवेलेंटली बॉन्डेड विद हाइड्रोजन हो, ऐसे मॉलिक्यूल को हम कहेंगे ऑर्गेनिक कहेंगे। तो ये पूरा एक चार्ट जिस तरह से परसेंटेज का है, यकीनन ये आप नोट करेंगे परसेंटेज का। उसके बाद जिस तरह से आप देखें सबसे द मोस्ट एबेंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड, टेक्स्ट बुक के अंदर ये पॉइंट्स पढ़िए, आप यकीनन नोट करेंगे। और उसके बाद हम सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर है, इस पे हम आते हैं। आखिरकार ये इतना ज्यादा वाटर क्यों है, उसका रीजन क्या है, तो उसके लिए हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि भाई इतना ज्यादा अमाउंट इसका क्यों है। तो इसमें आप जैसे देखिए सबसे पहले जिस तरह से वाटर का फार्मूला जो है, वाटर का फार्मूला H2O है, H2O है, यानी हाइड्रोजन की 2 एटम्स हैं। तस्वीर भी टेक्स्ट बुक में मौजूद है, हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं और एक जो है ऑक्सीजन का है H2O। तो आप ये एरोज भी देख रहे हैं, बिकॉज जिस तरह से आप देखिए अपनी केमिस्ट्री पढ़ी होगी कि लाइक आउटर शेल के अंदर जैसे इलेक्ट्रॉन के आउटर शेल होते हैं ना, उसमें शेल होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की सलाहियत होती है। ऑक्सीजन का पहला शेल होता है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट है, बट आउटर शेल उसमें 8 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है, बट इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन मजीद आ सकते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन मजीद किसके? एक हाइड्रोजन इसका, एक हाइड्रोजन इसका। ये दोनों इलेक्ट्रॉन जिस तरह से हाइड्रोजन के आउटर शेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी होती है। तो अपनी लाइक हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक ऑक्सीजन यहां से करेंगे, एक ऑक्सीजन यहां से करेंगे। तो ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन सी बॉन्डिंग होगी? द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज, आप टाइप करें, द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बॉन्डिंग बनेगी तो उसे हम क्या कहेंगे? कोवेलेंट कहेंगे। एग्जैक्टली आप इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं, तो ये कोवेलेंट बॉन्डिंग है। हाइड्रोजन इज कोवेलेंटली बॉन्डेड विद ऑक्सीजन, हाइड्रोजन इज कोवेलेंटली बॉन्डेड विद ऑक्सीजन। तो आप देखिए ऑक्सीजन के भी आउटर शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हुए,
और इसी तरह से हाइड्रोजन की जो 2 इलेक्ट्रॉन जो कंप्लीट शेल होता है, एक था, एक इसने शेयर किया, एक था, इसने एक शेयर किया। इसी तरह से ये कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए मींस हाइड्रोजन, बोथ हाइड्रोजन आर कोवेलेंटली बॉन्डेड विद ऑक्सीजन। आप एरोस से देख रहे हैं तो इसमें क्या मतलब है? एरोस इसका मतलब है कि ऑक्सीजन इज स्लाइटली थोड़ा बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर है, इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर है। इलेक्ट्रोनेगेटिव जितना भी एंड होगा, जितना भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड होगा, तो उसका मतलब ये है कि दूसरा जो अदर साइड होगा वो पॉजिटिव है, जो इसकी तरफ अट्रैक्ट होके जा रहे हैं, जो इन चीजों को अट्रैक्ट करा है अपनी तरफ से, तो वो हम कहेंगे ये स्लाइटली नेगेटिव इन नेचर है, और ये स्लाइटली क्या है? पॉजिटिव है, स्लाइटली पॉजिटिव। हालांकि शेयरिंग हुई है, बट ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से दोनों हाइड्रोजन एटम्स दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ऑक्सीजन, सो इट इज कॉल्ड ऑक्सीजन इज कॉल्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। इस वजह से ये एरो जो आप नजर आ रहे हैं, जैसे 2 हाइड्रोजन हो, 1 ऑक्सीजन हो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन अपने साथ नहीं, बट दोनों हाइड्रोजन का रुख किस तरफ होगा? ऑक्सीजन की तरफ होगा, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। तो यानी ऐसे कंपाउंड जिनमें एक स्लाइटली पॉजिटिव एंड हो, एक जो है नेगेटिव एंड हो, पॉजिटिव एंड एंड नेगेटिव एंड हो, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम कहेंगे पोलर मॉलिक्यूल। ऐसे मॉलिक्यूल को हम कहेंगे पोलर मॉलिक्यूल जिनमें स्लाइटली पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड हो। और क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल के अंदर दोनों एंड्स मौजूद है, कौन से? पॉजिटिव एंड भी मौजूद है, नेगेटिव एंड भी मौजूद है, सो वाटर इज कॉल्ड एज डाइपोल मॉलिक्यूल। डाई की मीनिंग होती है क्या? डाई की मीनिंग टू, पोल रेफर्स टू कि लाइक इनकी पोलरिटी के हवाले से एक नेगेटिव एंड है, दूसरा पॉजिटिव एंड है, सो वाटर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज डाइपोल मॉलिक्यूल। ठीक है, तो इसमें ये टर्म्स आपने यकीनन केमिस्ट्री में बहुत ही अच्छे पढ़े होंगे। तो ये एक वाटर मॉलिक्यूल की लाइक जिस तरह से लाइक एक फार्मूला भी हमने पढ़ा कि लाइक कोवेलेंट बॉन्डिंग भी किस तरह से होती है, और हमें इन्हें पोलर मॉलिक्यूल क्यों कहते हैं, और इसी तरह से हम ये भी हमने नोट किया कि डायपोल किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये एक सिंगल वाटर मॉलिक्यूल की डायग्राम है जो हमारे टेक्स्ट बुक में मौजूद है। अब हम आते हैं कि एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ भी लिंक होता है। वन वाटर मॉलिक्यूल रिमेन्स लिंक्ड विद अनदर वाटर मॉलिक्यूल। कितने? 4 वाटर मॉलिक्यूल, उनके साथ ये लिंक होता है। लिंक होगा तो यकीनन एक बॉन्ड बनेगा। कौन सा बॉन्ड होगा? उस बॉन्डिंग को हम कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो उसके हवाले से हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये अपने टेक्स्ट बुक में टर्म्स पढ़े, आप नोट करेंगे। एक स्लाइटली इलेक्ट्रोनेगेटिव है एंड दैट इज ऑक्सीजन, स्लाइटली पॉजिटिव है। पोलर मॉलिक्यूल डाइपोल है, पॉजिटिव नेगेटिव एंड। पॉजिटिव किसे कहेंगे? ये हाइड्रोजन। और पॉजिटिव नेगेटिव क्या है? नेगेटिव दैट इज ऑक्सीजन। ठीक है, ये पॉइंट सारी टेक्स्ट बुक में पढ़ी है, आप ये यकीनन नोट करेंगे। और स्लाइटली पॉजिटिव क्या है? दैट इज द हाइड्रोजन। टेक्स्ट बुक में पढ़िए पॉइंट्स, आप इन्हीं को नोट करें, कोई नई चीज नहीं है। अब हम आते हैं, एक्सप्लेन थोड़ा सा करते हैं कि वन वाटर मॉलिक्यूल इज लिंक्ड विद अनदर 4 वाटर मॉलिक्यूल्स। एक वाटर मॉलिक्यूल बाकी दूसरे जो 4 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके साथ लिंक होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक वाटर मॉलिक्यूल है, ये एक वाटर मॉलिक्यूल है, ये दूसरे 4 वाटर मॉलिक्यूल है उनके साथ लिंक होगा। अनदर, जैसे ये वाटर मॉलिक्यूल, ये एक वाटर मॉलिक्यूल है, किसके साथ लिंक होगा? दूसरे 4 वाटर मॉलिक्यूल। जैसे ये एक वाटर मॉलिक्यूल, इसी तरह से ये यहाँ पे ऑक्सीजन हुआ, ऑक्सीजन, और ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। इसी तरह से आप जैसे देखें, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। इसी तरह से ये हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। तो वन वाटर मॉलिक्यूल इज लिंक्ड विद 4 अदर मॉलिक्यूल्स, 4 अदर वाटर मॉलिक्यूल्स बाय, ये जो बॉन्डिंग है इस बॉन्डिंग का नेम है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दिस बॉन्डिंग इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आप थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करेंगी, क्या डिस्टिंग्विश करेंगी कि जैसे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के दरमियान कोवेलेंट बॉन्डिंग थी, बट वन वाटर मॉलिक्यूल इज लिंक्ड विद 4 अदर वाटर मॉलिक्यूल। वन वाटर मॉलिक्यूल, एक ये वाटर मॉलिक्यूल है, 4 दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ लिंक है। किसकी मदद से? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए। ये डायग्राम में हमारे यहाँ टेक्स्ट बुक में मौजूद है, और ये जो डॉट्स जैसे दिखाई गई हैं ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। इस बॉन्डिंग का नेम है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और वाटर की प्रॉपर्टीज के हवाले से हाइड्रोजन बॉन्डिंग का बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन या रोल है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, जो हम डिस्कस करते हैं। यही हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही होती है कि वाटर मॉलिक्यूल की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज बना, जो हम नेक्स्ट पेज पे आगे डिस्कस करते हैं कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज।
बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। जिस तरह से ये चीज आप यकीनन जहन में रखेंगे, टेक्स्ट बुक में भी तस्वीर है कि 1 वाटर मॉलिक्यूल इज लिंक्ड विद 4 अदर वाटर मॉलिक्यूल्स बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, अगेन 1 वाटर मॉलिक्यूल इज लिंक्ड विद 4 अदर वाटर मॉलिक्यूल्स बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, यकीनन आपने नोट कर लिया। और उसके बाद हमें इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल पढ़ेंगे, क्योंकि जैसे आपने पढ़ा है कि वाटर मॉलिक्यूल जो 70% लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, सेल के अंदर 70% जो वाटर मॉलिक्यूल होता है। कुछ ऐसे भी सेल्स होते हैं जिनमें 70 to 90% भी वाटर होता है, बट जनरल एक रेशियो है जो हमारे टेक्स्ट बुक में रेशियोज दिए गए हैं, हम इन्हीं को डिस्कस करेंगे कि 70% वाटर है। और हमने ये भी पढ़ा है कि वाटर के बगैर लाइफ नहीं है। जैसे आपको पता है कि अर्थ प्लानेट के अलावा और भी कई प्लानेट्स हैं, और वहां पे जैसे साइंटिस्ट लाइफ के बारे में सर्च करते रहते हैं कि आइदर दूसरे किसी प्लानेट पे लाइफ है या नहीं है। दूसरे किसी प्लानेट पे लाइफ तभी पॉसिबल होती है जब वाटर की ट्रेसेस होती है। अगर वाटर की कोई ट्रेसेस नहीं होंगी तो हम कहेंगे कि लाइफ नहीं है। तो हम यही कहेंगे वाटर इज द फाउंडेशन ऑफ द लाइफ। वाटर होगा तो मीन्स वहां पे लाइफ एग्जिस्ट करेगी। तो इसी तरह से वाटर मॉलिक्यूल्स के बगैर लिविंग प्रोसेसेस नहीं हो सकते हैं। जैसे आपने आमतौर पे एक पॉइंट पढ़ी होगी, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बीकर ले लें और उसके अंदर जैसे वाटर डाल दें, ये उसके अंदर वाटर मौजूद है। इसी तरह से इस बीकर के अंदर आप क्या करें, थोड़ा सा लाइक जो है साल्ट भी डाल दें, वाटर है, और उसके अंदर थोड़ा सा सोडियम क्लोराइड या कोई भी आपने एक साल्ट लिया, सोडियम क्लोराइड लिया है। थोड़ी देर के बाद आप जैसे देखेंगे, थोड़ी देर के बाद देखेंगे ये दोनों आपस में मिक्स हो जाएंगे तो उसे हम कहेंगे कि ये मिक्सचर हो गई है, मिक्सचर। ये इस पॉइंट को मिक्सचर की केमिस्ट्री में यकीनन आपने ऐसी तो पॉइंट पढ़ी है। ये जो साल्ट होता है उसे हम कहेंगे सॉल्यूट कहते हैं, और जो वाटर होता है इसका रोल होता है सॉल्वेंट का। और उसके बाद ये जो मिक्सचर है दैट इज कॉल्ड एज सॉल्यूशन। इस मिक्सचर बन गई, इसका नेम होगा यकीनन सॉल्यूशन। केमिस्ट्री में 9th क्लास में आपने यकीनन पढ़ी होगी, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा। तो वाटर का रोल क्या है, वाटर बी हैज एज अ बेस सॉल्वेंट। वाटर का रोल है बेस्ड सॉल्वेंट का है। मीन्स जब तक कोई एक्वेस एनवायरमेंट नहीं होता है, एक्वेस एनवायरमेंट नहीं होता है, वाटरी एनवायरमेंट नहीं होता है, या सब्सटेंसेस डिसॉल्व नहीं होती है, सब्सटेंसेस जब तक डिसॉल्व नहीं होगी तो केमिकल रिएक्शन नहीं होंगे। जरूरी है कि सब्सटेंसेस के लिए डिसॉल्व होंगी तो ही केमिकल रिएक्शन होंगे, अदरवाइज लिविंग ऑर्गेनिज्म में केमिकल रिएक्शन नहीं होंगे। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन के होने के लिए क्या चाहिए, एक वाटरी एनवायरमेंट चाहिए। और वाटरी एनवायरमेंट जिस तरह से काफी सारे लाइक लिविंग ऑर्गेनिज्म में सॉल्यूट भी होते हैं, उनका लाइक एक सोल्यूशन होना जरूरी है। एक वाटरी या एक्वेस एनवायरमेंट जरूरी है। जब तक वो एक्वेस एनवायरमेंट नहीं होगा तो कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होता है। और वाटर का रोल क्या है, वाटर का रोल है बेस्ड सॉल्वेंट का है। जब तक कोई चीजें सॉल्युबल नहीं होती हैं, सॉल्वेंट जब होगा तो ही जो उसका जो सोल्यूशन फॉर्म में कोई स्ट्रक्चर आएगी, सोल्यूशन फॉर्म में कोई इसका चेंज होगा तो ही मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होंगी, तो ही केमिकल रिएक्शन होंगे, अदरवाइज देयर विल बी नो केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो ये इसका बहुत ही बड़ा किरदार। जैसे हम एग्जांपल लें, हमने यहाँ पे जब तक कोई चीज मीन्स सॉल्युबल नहीं, जैसे शुगर है या साल्ट है, हमने वाटर में डाला, तो अगर सिर्फ जस्ट शुगर एंड पड़ा है या साल्ट अलग पड़ा है तो उसका कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है। बट जब ये डिसॉल्व होंगे, सोल्यूशन फॉर्म में होंगे तो ही उनका केमिकल रिएक्शन हो सकता है, अदरवाइज देयर विल बी नो केमिकल रिएक्शन, वरना केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। तो ये रोल किसने प्ले किया, ये रोल प्ले किया वाटर मॉलिक्यूल ने। ठीक है, इसी तरह से हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं वाटर की प्रॉपर्टीज के हवाले से। हाई हीट कैपेसिटी, हाई हीट कैपेसिटी। इसी तरह से हाई हीट कैपेसिटी के लिए एक अल्टरनेटिव टर्म भी मौजूद है। अल्टरनेटिव टर्म ये है कि स्लो टू एब्जॉर्ब एंड रिलीज हीट, स्लो टू एब्जॉर्ब एंड रिलीज हीट। जैसे आपको याद है या आपने जैसे पढ़ा होगा, स्लो टू एब्जॉर्ब एंड स्लो टू रिलीज हीट। आपको पता है कि हमारी प्लानेट अर्थ का जो है, प्लानेट अर्थ का एक टेम्परेचर है, टेम्परेचर एक ऑप्टिमम टेम्परेचर मौजूद है, इस पे जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करती है। बाकी और भी कई ऐसे प्लानेट होते हैं जिनमें उनका टेम्परेचर का बहुत ही बड़ी फ्लक्चुएशन होती है। किन जगहों पे बहुत ही हाई टेम्परेचर होता है, कम टेम्परेचर होता है।
जब तक एक टेम्परेचर ऑप्टिमम नहीं होता है तो मीन्स लाइफ की एग्जिस्टेंस नहीं हो सकती है। इसी तरह से अगर हम देखें हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अब सबको पता है कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर दैट इज द 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसमें जैसे किसी पर्सन को कभी कभार तेज बुखार भी आता है तो 38 39 इतना ही 1-2 डिग्री सेंटीग्रेड मीन्स बढ़ सकता है, इससे ज्यादा नहीं बढ़ सकता। अगर इससे ज्यादा बढ़ता है तो पर्सन की मीन्स डेथ हो जाती है। तो इसी तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनके अंदर वाटर मौजूद है, बट इन्वायरमेंट है उसका, इन्वायरमेंट का टेम्परेचर मुसलसल चेंज होता रहता है, फ्लक्चुएट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल इस वक्त उमरकोट के अंदर जैसे 45 डिग्री सेंटीग्रेड, 50 डिग्री सेंटीग्रेड, 47 डिग्री सेंटीग्रेड, 43 डिग्री सेंटीग्रेड, बट हमारा बॉडी टेम्परेचर क्या है, हमारा इंटरनल बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड पड़ रहा है। ये क्यों नहीं चेंज होता? जैसे कोई लोग जो है कभी कभार हम भी जिस तरह से धूप में घूमते रहते हैं तो हमारा बॉडी टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ता है? या प्लानिट अर्थ का एक इतना एक फीजिबल टेम्परेचर मौजूद है जिस पे लाइफ एग्जिस्ट कर रही है, ये क्यों नहीं मीन्स चेंज होता है? चेंज इस वजह से नहीं होता है, वाई? बिकॉज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल की वजह से। हमारे यहाँ वाटर मॉलिक्यूल 70 to 90% है, बिकॉज जिसे आप देखें हाई हीट कैपेसिटी, अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ दैट सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड इज कॉल्ड एज हाई हीट कैपेसिटी। यानी हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म की हाई हीट कैपेसिटी, यानी एक सिंगल डिग्री सेंटीग्रेड भी अगर टेम्परेचर बढ़ाना है तो उसको बहुत ही ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। इस वजह से टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर नहीं बढ़ता है। तो आपने ये देखा ये प्रॉपर्टी क्यों होती है? वाई? बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। कैसे? जिस तरह से 1 वाटर मॉलिक्यूल इज लिंक्ड विद 4 अदर वाटर मॉलिक्यूल, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक तरफ से अगर ब्रेक होती है तो रिमेनिंग जो है किसी दूसरी साइड पे वो जुड़े होते हैं। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग इतनी जितनी बार जिस तरह से ब्रेक होती है फौरन किसी न किसी साइड पे ब्रेक जुड़ जाती है। इस वजह से एक वाटर मॉलिक्यूल को दूसरे वाटर मॉलिक्यूल से अलग करने के लिए बहुत ही ज्यादा एनर्जी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा केमिस्ट्री के अंदर, आपने ये भी पढ़ा होगा, जिस तरह से आप वाटर को बॉयल करते हैं, चूल्हे पे रखते हैं, हीट देते हैं, तब तक शुरू में क्या होता है कि यकदम ऐसे नहीं होता है कि वाटर अपनी फॉर्म चेंज कर ले, दूसरी किसी फॉर्म में आ जाए और इसी तरह से वाटर उड़ जाए। तो यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड जब चाहिए तब जो वाटर जो है एवापोरेट होगा, अदरवाइज एवापोरेट नहीं होता है। क्यों? वाई? बिकॉज 1 वाटर मॉलिक्यूल इज लिंक्ड विद 4 अदर वाटर मॉलिक्यूल। और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग इतनी लाइक स्पीड से अगर टूटती है तो मीन्स वापस जुड़ जाती है, मिली सेकेंड के अंदर किसी न किसी दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ लिंक हो जाएंगी। तो इसी तरह से इनको ब्रेक करना, अलग करना बहुत ही मुश्किल काम है। इस वजह से टेम्परेचर भी लाइक हमारी बॉडी का इंक्रीज नहीं होता है। प्लस में आपने इसमें एक और भी पॉइंट इसे देखी होगी, हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन, यानी हमारी बॉडी का जो वाटर पड़ा है ये वेपर भी नहीं होता है। वेपर बनने के लिए भी आपको पता है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए तो वेपर होगा, अदरवाइज वेपराइजेशन का अमल नहीं होता है। मींस जैसे आपने देखा ना 1 वाटर मॉलिक्यूल इज लिंक्ड विद 4 अदर वाटर मॉलिक्यूल, जब तक सारे वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे से अलग नहीं होंगे तब तक मींस वाटर अपनी फॉर्म या वेपर फॉर्म में चेंज नहीं होगा। तो उसके लिए भी एक बहुत ही ज्यादा वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नीडेड, अदरवाइज एनर्जी जो है इतनी ज्यादा नहीं होगी तो मीन्स टेम्परेचर भी नहीं बढ़ेगा। इसी वजह से हमारी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर भी एक ऑप्टिमम रहता है, एकदम फ्लक्चुएशन या चेंज नहीं होती है। इसी तरह से वो लाइफ लिविंग प्रोसेस से उनको सपोर्ट करती है। इसी तरह से अगर आपने देखे यहाँ पे स्लो टू एब्जॉर्ब हीट, जिस तरह से कैसे है स्लो टू एब्जॉर्ब हीट, स्लो टू एब्जॉर्ब हीट इस तरह से है। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा समंदर की लाइक किनारे पे जो सिटीज हैं, कंट्रीज हैं, तो जब बहुत ज्यादा हीट होती है तो ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उस वक्त एब्जॉर्ब करते हैं। और इसी तरह से उन इलाकों के अंदर आपने देखा होगा इतनी ज्यादा ठंड वगैरह नहीं पड़ती, क्योंकि दे उसके बाद क्या होगा, दे रिलीज हीट, आगे बाद में हीट रिलीज भी करते रहते हैं। तो यही सबब है कि अगर वाटर बॉडी जिस साइड पे बहुत ज्यादा होती है समंदर वगैरह कि वहां के इलाकों में इतना जो टेम्परेचर, जैसे वो हीट को एब्जॉर्ब भी करते हैं देन हीट को रिलीज भी करते हैं। इसी तरह से हमारी बॉडी के हवाले से कि अपनी टेम्परेचर रेगुलेशन बिकॉज ऑफ इन प्रॉपर्टीज की वजह से होती है। तो हाई हीट वेपराइजेशन यानी वेपर बनने के लिए भी आपने जैसे पढ़ा कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड होंगे तो ही वेपर होंगे, अदरवाइज फॉर्म चेंज नहीं होती है। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल। वाटर एक्ट्स एज एन एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल, जिसे एक बायोलॉजिकल टर्म्स हैं, वर्ड्स हैं। एम्फी लफ्ज की मीनिंग आप यकीनन नोट करेंगे। एम्फी, एम्फी रेफर्स टू डबल और बोथ।
इसकी मीनिंग है डबल और बोथ। कैसे? जिस तरह से वाटर मॉलिक्यूल के अंदर ये एबिलिटी है कि इट कैन ब्रेक इनटू हाइड्रोजन आयंस प्लस OH आयंस, हाइड्रोजन एंड OH आयन में ये ब्रेक हो सकता है। आपको पता है कि एक पीएच स्केल भी होता है, पीएच स्केल हमारी बॉडी फ्लूइड्स का, लाइक पीएच का भी एक रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। 7 इज द न्यूट्रल पीएच, और जितना 7 से नीचे पीएच आता जाएगा वो इतना ही ज्यादा एसिडिक होगा, वो इतना ही ज्यादा एसिडिक होगा। 7 से नीचे 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, यानी पीएच जितना भी मीन्स नीचे आएंगे, लेवल नीचे आएगी, उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा। इसी तरह से अगर 7 से ज्यादा आगे जितने भी ऊपर तक जाएंगे तो उतना ही पीएच जो है, उतना ही पीएच जो है ज्यादा होगा, उतना ही सारी जो है OH की कंसंट्रेशन इसमें एसिड क्यों है? बिकॉज इसमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। और जिस तरह से ये अल्कलाइन और बेस क्यों है? जितना ज्यादा होगा तो वो अल्कलाइन और बेस होगा। अल्कलाइन और बेस इस वजह से वाई बिकॉज OH आयन। तो 7 के बाद 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, 14 है। तो पीएच में ये 14, 0 से लेकर 14 का लाइक ये स्केल होता है, इसे हम कहेंगे पीएच स्केल, पीएच स्केल, इसे हम कहेंगे पीएच स्केल कहेंगे। और हर एक लाइक एंजाइम का एक ऑप्टिमम पीएच होता है जिसपे वर्क करते हैं। एंजाइम वर्क एट ऑप्टिमम पीएच। अगर जिस तरह से आप स्टमक के एंजाइम को देखें, स्टमक के अंदर जैसे एक पेप्सिन एंजाइम है, पेप्सिन एंजाइम नियरली 2 पीएच पे काम करते हैं, यानी पेप्सिन एंजाइम एसिडिक मीडियम में काम करता है। इसी तरह से अगर एक ट्रिप्सिन एंजाइम है, ट्रिप्सिन एंजाइम में उसका पीएच 8 पीएच होना चाहिए तो ही काम करेगा। अगर इसको एसिडिक मीडियम देंगे तो वो काम नहीं करेगा। तो ये इन पीएच का बहुत ही बड़ा किरदार होता है। और हमारा जो ब्लड है उसका जो पीएच है 7.4 होता है। 7.4 जो ब्लड का पीएच होता है नियरली न्यूट्रल होता है, ताकि बॉडी फ्लूइड्स जो है वो अपना जो है उनके लाइक मेटाबॉलिक एक्टिविटीज सही हो। बाकी एंजाइम्स का जो वेरियस पीएच स्केल पे इनके काम करने का तरीका होता है, हम चैप्टर नंबर 12 के अंदर पढ़ेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम के एंजाइम में अगर आपको पेज बता दूं कि इन पीएच की वैल्यू क्या है, कि पेज नंबर आप बता देता हूं, आप इसको जरूर देखेंगे। आई थिंक 301 पेज होगा, आई थिंक 301 पेज होगा, उस पर ये मौजूद है, जिसमें आप यकीनन ये नोट करेंगे कि हर एक एंजाइम का लाइक जो है एक ऑप्टिमम पीएच होता है, उस पर काम करेंगे। तो वाटर के अंदर एबिलिटी क्या है कि अगर ये फॉर एग्जाम्पल एक ऐसा मीडियम जिसमें OH आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई है, OH आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई है तो मींस क्या हो रहा है? अल्कलाइन एनवायरनमेंट हो रहा है। जब इसके अंदर इसके साथ OH आयन ऐड होंगे तो जाहिर है ये क्या बनेगा? ये वाटर मॉलिक्यूल बन जाएंगे और उस पीएच में चेंजेस जो हो रही थी उसको मिनिमाइज करेंगे। इसी तरह से फॉर एग्जाम्पल ये जिसमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज्यादा हो रही थी, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज्यादा हो रही है तो फौरन क्या होगा? इस एनवायरनमेंट में OH आयन आएंगे, OH आयन आएंगे तो रिजल्ट क्या होगी? वाटर मॉलिक्यूल बनेगा। और इसमें जो पीएच के अंदर जो चेंजेस हो रही थी अब वो चेंजेस मिनिमाइज होगी नहीं होगी। तो हम वाटर मॉलिक्यूल एक्ट्स एज एन बफर। बफर किसे कहते हैं? दैट minimizes the changes in pH, minimizes the changes in pH, चेंजेस इन पीएच, पीएच के अंदर जो चेंजेस को मिनिमाइज करे ऐसे मॉलिक्यूल को हम कहते हैं बफर। तो वाटर का रोल क्या है? वाटर बिहेव्स एज अ बफर, बफर के तौर पे काम करता है। जो किसी भी इन्वायरमेंट के अंदर अगर पीएच जैसे मोर एसिडिक हो रहा है तो OH आयन मिलेंगे, मोर अल्कलाइन और बेसिक हो रहा है तो उसमें H आयन ऐड होंगे। तो इसी तरह से जो है पीएच में कोई चेंज या तब्दीली आने से वाटर रेजिस्ट करता है ताकि ये इतनी कोई बड़ी चेंज ना आए। अगर चेंज आ गई तो जाहिर है मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं। आखिरी प्रॉपर्टी है, आखिरी टॉपिक, बस 2-3 मिनट है तो आखिरी। चलो आखिरी प्रॉपर्टी है, आप इसमें जैसे पढ़ेंगे 2 टर्म हम सीखेंगे, ओनली 2 टर्म्स हैं। एक टर्म है जिस तरह से हम कोएशन है, दूसरा है एडिशन। 2 टर्म्स हैं, एक है एडिशन और दूसरा है कोएशन। जैसे आपने लफ्ज ये एडिशन लफ्ज सुना होगा और ये कोहेशन लफ्ज सुना होगा, मे भी सुना या नहीं सुना है, अभी हम डिस्कस करते हैं। जब सिमिलर मॉलिक्यूल से एक दूसरे के साथ ऐड हो, अटैच हो तो उन्हें हम कहेंगे कोहेशन। जब डिसिमिलर हो तो उसे हम कहेंगे एडिशन कहेंगे। डिसिमिलर कैसे? जब वाटर मॉलिक्यूल सेलुलोज के साथ कॉम्बिनेशन करता है तो हम इसे कहेंगे कि ये एडिशन है। जब वाटर के साथ जो कॉम्बिनेशन होती है तो इसे हम क्या कहते हैं? ये कोहेशन है। तो इसी तरह से आपने देखा होगा
कि हेडिंग है कि वाटर इज कोहेसिव मॉलिक्यूल, वाटर इज कोहेसिव मॉलिक्यूल। और इसका रोल या फंक्शन क्या होता है? इसका रोल या फंक्शन होता है कि जैसे आपने देखा होगा कि लाइक कोई भी ट्री वगैरह होता है, ट्री की रूट्स जैसे जमीन में पड़ी होती हैं, जमीन में पड़ी होती है, तो यहाँ पे वाटर एंड मिनरल्स होते हैं। सबसे पहले ये वाटर किस में आता है? लाइक रूट्स में आता है। देन जो चाहे कितना ही टाल ट्री क्यों ना हो, 300 फीट तक टाल क्यों ना हो, बट वाटर का हमेशा फ्रॉम रूट्स टू एरियल पार्ट अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट होती है। तो ये किस में होती है? एक वेसल होती है जिसका नेम है टिश्यू है कनेक्टिव जाइलम वेसल। जाइलम वेसल यकीनन आपने सुना होगा। तो इस जाइलम वेसल किसकी बनी होती है? जाइलम इज केमिकली कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज की बनी होती है। तो होता क्या है कि वाटर वाटर मॉलिक्यूल के साथ लिंक भी होता है, एक कॉलम भी बनाता है, कोई उसमें स्पेस और गैप नहीं आता है, अपवर्ड डायरेक्शन में जाता रहता है और अपवर्ड डायरेक्शन में भी जाता रहता है अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। प्लस में वाटर का जो है किससे रिलेशन होगा? वाटर वाटर के साथ भी लिंक है, प्लस वाटर का सेल्यूलोज के साथ लिंक भी है। तो ये एक तरह से ट्रांसपोर्ट में, वाटर की ट्रांसपोर्ट है, उसमें किसका रोल हुआ? असेंट ऑफ शेप में। या इसी तरह से जो वेसल है, जाइलम वेसल है, तो उसके अंदर मटेरियल्स की जो मूवमेंट है वो किससे रिलेटेड है? दैट इज द वाटर मॉलिक्यूल से रिलेटेड। अगर ये वाटर मॉलिक्यूल ना होता तो इसी तरह से ये ना तो एडिशन या कोहेशन के फिनोमेना ना होते और ना ही अपवर्ड डायरेक्शन में कोई मूवमेंट होती। जिससे आप ब्लड का एग्जांपल ले लें, हमारे ब्लड जो एक लाइक क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू है तो इसमें वेरियस टाइप की सेल्स भी है। बाहर का एनवायरनमेंट क्या है? प्लाज्मा है। प्लाज्मा के अंदर 90% वाटर होता है। तो इसी वजह से ये सारे कंपोनेंट फ्लो कर रहे हैं। वाई? बिकॉज ऑफ दिस वाटर मॉलिक्यूल। तो ये वाटर मॉलिक्यूल की दो प्रॉपर्टीज हैं, एडिशन एंड कोहेशन प्रॉपर्टी। और हम ये इसमें बहुत बेस्ट एग्जांपल जैसे असेंट ऑफ सैप देते हैं। असेंट ऑफ सैप यानी वाटर एंड मिनरल का अपवर्ड डायरेक्शन में जमीन से लेकर एरियल पार्ट तक ये जा रहा है, ये इस इन प्रॉपर्टीज की वजह से जा रहा है। तो इसे हम कहेंगे कि लाइक वाटर इज कोहेसिव मॉलिक्यूल। बाकी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे जी। केस जो है ना आपकी चैप्टर 1 की, चैप्टर 1 की सिलेबस आप इसके बायोलॉजी का सिलेबस है, बायोलॉजी का सिलेबस है चैप्टर 1। इसमें आपकी टेस्ट ओनली एंड ओनली चैप्टर 1 के अंदर मल्टीपल चॉइस 1 चैप्टर के अंदर आपके आंसर। एक